गुड मॉर्निंग दोस्तों। ACAD एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले मेरे यूट्यूब चैनल का नाम था बौद्धम फ्री एजुकेशन सेंटर। मैंने इसका नाम चेंज करके ACAD एकेडमी रख दिया है। ACAD का मतलब होता है अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को का नाम ध्यान रखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं। मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेशन बनाया था, आज मैं SST का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं, यानी कि सामाजिक विज्ञान। इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपके TGT एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो DSSB हो या KVS हो या NVS हो या RPSC हो। RPSC यानी कि राजस्थान की जो सेकेंड ग्रेड की परीक्षा होती है, RPSC सेकेंड ग्रेड की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आज आपको लेके आया हूँ। क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं क्वेश्चन सेम होते हैं, थोड़ा बहुत बस पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं SST की, TGT SST के क्वेश्चन की। आज जो हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है वो उठाया है उत्तर प्रदेश के जो TGT एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर उठाया है कि 2016 में TGT SST में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न दाब होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। तो यह कौन सा नियम कहलाता है? बताइए, कौन सा नियम कहलाता है? ये कहलाता है बॉयज बैलार्ड का नियम। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, इसने बोला कि एक ये खड़ा है उत्तरी गोलार्ध पे, एक है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध पर। तो इसने बोला है कि ये पवन की ओर पीठ करके खड़ा होता है, यानी ये जो पवन है, यानी कि ये एयर है, ये क्या है? एयर है, ये इसकी पीठ की तरफ लग रही है। ठीक है, तो दाब उसके दाएं हाथ की ओर अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न दाब होगा, यानी कि इसके जो ये हाथ है और ये आप इसका दायां हाथ है, ये इसका बायां हाथ है, तो ये बोल रहा है जो प्रेशर है वो इस पे ज़्यादा लगेगा, इस पे कम लगेगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये इसका उल्टा होगा, यानी कि जो दाब होगा वो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि हवा इस तरफ से बह रही है, और जब हवा इस तरफ से भी आएगी तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये बायां हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नियम कहलाता है इसको बोलते हैं बॉयज बैलार्ड का नियम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में समानत पाए जाते हैं? बताइए, जो माइक्रोलिथ है वो किस युग में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मध्य पाषाण युग में। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य का विशेष समय में खरीदता है वह कहलाती है। इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो कहलाती है मांग। क्या कहलाती है? डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है यानी मोर ज़्यादा है तो प्राइस उसका बढ़ जाएगा, डिमांड अगर लेस है तो प्राइस उसका कम हो जाएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला होगा, आपको पता होगा। तो ये मांग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन है? यानी व्यवहारवादी आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका आंसर है चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई जो मेरियम है वो व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है। तो मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक गतिविधि होती है, 3 गतिविधियां होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक में जो जैसे कृषि करना हो गया, मछली पकड़ना होगा, ये आता है। द्वितीयक में और आपका आ जाता है फैक्ट्री यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम। तृतीयक में सेवाएं आ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक गतिविधि में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ओसवान परियोजना की एक परियोजना थी, यानी ओसवान परियोजना कहाँ थी? कहाँ की परियोजना थी?
तो ये परियोजना थी मिस्र की। ओसवान परियोजना कहाँ की थी? मिस्र की। अगला क्वेश्चन, अल्फा अल्फा है यानी कि अल्फा अल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। ध्यान रखिएगा, अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। फिफ्थ क्वेश्चन, कोरोमंडल तट में स्थित है, यानी कोरोमंडल कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित है, सबको पता है। और आपको पता है कोरोमंडल तट ऑस्ट्रेलिया में भी के जो किनारे वहाँ पे भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केरल और तमिलनाडु में है ये, केरल भी इसका होगा। अगर केरल भी होता तो केरल में भी आता कोरोमंडल, जहाँ पे मूंगा स्टोन मिलता है। क्या मिलता है? मूंगा स्टोन, लाल रंग का पत्थर होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह, छठे का बाह्य ग्रह कौन सा है बताइए? सी। देखिए ये हमारा सौरमंडल होता है, ये सौरमंडल है इस तरीके से, ये सूर्य है। बाह्य ग्रह कहते हैं, जो बाह्य ग्रह का मतलब क्या होता है? जो ऐसे ग्रह जहां पर सरफेस ना हो, भूमि ना हो, मतलब जितने भी ग्रह मंगल ग्रह के बाहर है वो सब बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जितने भी ग्रह मंगल ग्रह के बाद जो आते हैं वो बाह्य ग्रह कहलाएंगे। तो यहाँ पे उरेनस क्या हो गया? बाह्य ग्रह। अगर यहाँ पे बृहस्पति होता यानी कि जुपिटर होता तो भी वो बाह्य ग्रह होता। अगर सैटर्न होता तो भी वो बाह्य ग्रह होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? यूरेनस, तो वो बाह्य ग्रह है। शुक्र बाह्य ग्रह नहीं है, इंटरनल है। मंगल भी इंटरनल है, पृथ्वी इंगल है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 6 का सी। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था बताइए? उसे बोलते हैं पैंथलासा। क्या? पैंथलासा महासागर। यानी कि आज से 250 मिलियन वर्ष पहले जितना भी लैंड था वो एक ही लैंड था, ये बस। तो पृथ्वी के घूमने के कारण ये लैंड के टुकड़े होने लगे इस तरीके से। तो ये अमेरिका, ये बीच का एशिया, ये उधर का, ऐसे ऐसे महाद्वीप बन गए। तो उससे बोलते हैं हम पैंथलासा। समझ में आया? तो 7वीं का जो आंसर होगा पैंथलासा, बी ऑप्शन होगा। 8वां, पृथ्वी एक घूर्ण लगभग में पूरा करती है। ये सभी को पता है, 24 घंटे में। यानी कि जो पृथ्वी है ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो घूम के वापस यहाँ पे आती है तो उसमें कितना टाइम लेती है? वो लेती है 24 आवर्स में। सिंपल सा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बताइए? सी, दोनों का प्रयोग करते हैं। सी, दोनों का प्रयोग। लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन गलत है। देखिए, भूकंप मापने के लिए हम एक तो सिस्मोग्राफी का यूज़ करते हैं और ये रिएक्टर पैमाना पे मापा जाता है। तो इसमें सिस्मोग्राफी है नहीं। तो जहाँ तक देखा जाए तो आंसर जो उसका होगा ये बी ही सही होगा, क्योंकि दोनों में तो कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो सिस्मोग्राफ एक टेक्निक होती है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। तो इसका आंसर यहाँ पे बी होगा, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धूम कोहरा। यानी कि शहरी, यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो धुंध तो पड़ती है और धुंध के साथ पॉल्यूशन भी मिक्स हो गया तो उसको बोलते हैं धूम कोहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा में अत्यधिक उत्तरदायी है? यानी शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होती है उसके लिए कौन सा उत्तर चक्रवात उत्तरदायी है, ये पूछ रहा है। तो 11वीं का आंसर होगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून जब वापस लौटता है तब बारिश होती है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून। 12वां क्वेश्चन, महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता क्या है? यानी महासागर और सागर में जो लवणता है, लवणता का मतलब होता है किसी भी जल में, क्या है ये? जल में किसकी? नमक की मात्रा। किसकी मात्रा? नमक की मात्रा को हम बोलते हैं लवणता। तो महासागर और सागरों में नमक की मात्रा पूछी गई है, कितना होता है? तो इसका आंसर होता है बी, यानी कि 35% तक नमक होता है। इसी से नमक बनता है। जब सूरज की किरणें इस पानी में पड़ती है तो जो जल होता है वो तो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और जो नीचे बसता है वो बसता है नमक। इसी से नमक बनता है और आपके घरों में आता है। तो इसका आंसर होगा बी।
अगला क्वेश्चन है स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी स्थिर तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर है बी, स्थिर तरंग का सिद्धांत हैरिस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निमीकरणीय नहीं है? मैंने मतलब जो पृथ्वी में घुल नहीं सकता, उसमें समा नहीं सकता, वो को तो वो है प्लास्टिक पदार्थ। सबको पता है प्लास्टिक पदार्थ पृथ्वी में जल्दी से घटिया नहीं होता। जीव अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, पादप मिट्टी में दबा दोगे तो मिट्टी बन जाएगा कुछ टाइम, लेकिन जो प्लास्टिक में दबाओगे तो करोड़ों साल बाद ये मिट्टी बनता है, इसलिए इसका जैव घटीकरण नहीं हो पाता। तो आंसर होगा सी। 15वां क्वेश्चन लेते हैं हम। आसन पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, उसको हम बोलते हैं इकोटोन। जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये पारिस्थितिक तंत्र है, ये पारिस्थितिक तंत्र है, इसके मध्य एक सीमा होती है, दोनों की एक सीमा होती है, इसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा? इकोटोन। यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र ये है और एक ये है, इन दोनों की जो बीच की सीमा होगी इसे हम इकोटोन बोलेंगे। तो आज हमने ये 15 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे में अलग अलग ज़्यादातर क्वेश्चन लेते आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती हो। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट क्लास आपको बनाता रहूँ। तो धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट क्लास भी लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैंने प्रैक्टिस सेशन इसलिए स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे ACAD अकेडमी के नाम से है, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक पर जो भी क्वेरी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।